आज हम मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जो साइकेट्रिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी जो टाइम है वो हो रहा है 3:11। और इस टाइम मैं कोविड ड्यूटी के बाद आप सभी फ्रेंड्स के लिए जो हमारा डेडिकेशन है उसके ऊपर हमने आते ही कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना बेटर नॉलेज दे सकें। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर किए शुरू करते हैं मूड डिसऑर्डर। सबसे पहले हम देखेंगे मूड एंड अफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम मूड को लेते हैं। तो जो मूड होता है एक सस्टेन्ड इमोशनल एटीट्यूड, एक लंबे टाइम तक रहने वाली दशा। जो किस लाइन से देख सकते हैं आप, मूड लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। और जो अफेक्ट होता है वो एक मोमेंट जो एक मोमेंट तक रहता है, एक क्षणिक होता है जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना। इसके आगे हम बात करते हैं, यदि आपको मूड देखना है तो मूड एक एग्जांपल से देख सकते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है। इस एग्जांपल से हम देखते हैं। तो देखिए, एक एम्पलीफायर है मूड। मूड क्या है? एक एम्पलीफायर है, जबकि जो स्पीकर है वो है एक अफेक्ट। इससे आप बेटर समझ सकते हैं कि एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग ही स्पीकर में साउंड आता है। तो वो एम्पलीफायर कौन है? मूड है, और अफेक्ट है वो स्पीकर है। ओके फ्रेंड्स, ये एक सॉल्ट और बेटर अंडरस्टेबल एक तरीका था जो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है। अब हम शुरू करते हैं। मूड डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, डिप्रेशन एंड मैनिया। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन को देखेंगे। डिप्रेशन डिप्रेशन के देखिए, इसमें कोर फीचर्स दिए गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। EMI, एनर्जी, मूड एंड इंटरेस्ट। मीन्स एनर्जी कम हो जाती है। मूड इसमें हमेशा परवेसिव सैडनेस लिखा है, मीन्स मूड भी इसमें कम रहता है और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तीनों चीज़ें, मतलब जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसकी EMI कम हो जाती है, ये आप समझ लीजिए। जिससे आपको एग्जांपल सॉरी याद करना अच्छा रहेगा। एनर्जी नहीं है, मूड डिप्रेस्ड हो गया है, और इंटरेस्ट भी घट गया है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करें तो साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसको आप बोल सकते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन, ठीक है। क्राइंग स्पेल्स, बार बार रोता रहता है। अटेंशन कम, कंसंट्रेशन कम। मीन्स आप उसको एक बात बोलेंगे तो उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग में कुछ चीज़ चल रहा है जिससे वो दुखी है, दैट इज़ डिप्रेशन, ठीक है। इसके अलावा एपेटाइट भी कम और स्लीप भी कम हो जाती है। फ्रेंड्स, ये लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ, एक एटिपिकल डिप्रेशन आएगा उसमें जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो एपेटाइट कम और स्लीप भी कम हो जाता है। गिल्ट बढ़ जाता है, लिबिडो वो भी कम हो जाती है, मीन्स सेक्स डिजायर है वो कम हो जाती है। इसके अलावा गिल्ट, जो उसको अपने आप को गिल्टी मानता है, वो एक टेंडेंसी बढ़ जाती है उसकी। इसके अलावा आप देख सकते हैं सुसाइडल आइडियाज़, ये इसमें बढ़ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मूड डिसऑर्डर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मैंने बहुत मुश्किल से कहाँ से ढूंढ के निकाला है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी बुक रेफ़र करते हैं वो एक बुक से नहीं पढ़ाते। देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया में साइकेट्रिक डिसऑर्डर है सबसे कॉमन, वो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ डिप्रेशन। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन इंडिया, दैट इज़ डिप्रेशन। ओके, और यदि वर्ल्ड में पूछे तो आपको आंसर देना है एंग्जाइटी। मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन वर्ल्ड, दैट इज़ एंग्जाइटी। ओके फ्रेंड्स, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेल और फीमेल में से किसको ज़्यादा होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर डिप्रेशन। ओके, देन अगली लाइन अपनी, मीन एज एट ऑनसेट। व्हाट विल बी द मीन एज? दैट इज मिडिल एज। मिडिल एज आर मोर प्रोन टू द डिप्रेशन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ डेली? DALY। ऑब्वियसली आपने PSM में पढ़ा होगा, और यदि आप इसको जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा व्हाट इज़ डेली। ये सबसे ज़्यादा डेली जो होता है उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज डिप्रेशन ही है। यदि आपको फ्रेंड्स डेली के बारे में नहीं पता है, DALY, तो सर्च कीजिएगा। उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो मैं PSM का जब लेक्चर हमारे एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेली कौन सा डिसऑर्डर अफेक्ट करता है, दैट इज इस्चेमिक हार्ट इस्चेमिक डिप्रेशन। सबसे पहला आएगा इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, देन डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन है वो सेकंड लीडिंग कॉज है। फर्स्ट होगा इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, जिससे जो एक डेली क्या होता है, डिजीज एबल्ड लिविंग ईयर्स ऐसे कुछ होते हैं, वो होता है, वो इसमें अफेक्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पीएसएम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में आपको बेटर बताएंगे। आगे शुरू करते हैं। ये एक स्क्रीन पे आ रहा है आपके, आप देख सकते हैं डिप्रेशन के टाइप है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, या आप देख सकते हैं जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ा जा रहा है सीवियरिटी बढ़ रही है। ठीक है, मॉडरेट होगा उसमें साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिल सकता है, जबकि जो सीवियर होगा वो मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेल्यूजन्स दिखेंगे इसमें, डेल्यूजन 3 प्रकार के मैंने बताया था, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, ये दोनों मैंने बता दिया उसमें पिछले जो इसका सिम्टम्स थे। इसके अलावा एक आता है कोटार्ड सिंड्रोम या निहिलिस्टिक डेल्यूजन। फ्रेंड्स, निहिलिस्टिक डेल्यूजन many of you knows about it, but you don't, I think you don't heard even heard this कोटार्ड सिंड्रोम। आपने इसको कोटार्ड सिंड्रोम को नहीं देखा होगा। ये मैं बता दूं आपको, जो हमारा साइकेट्री का पहला या दूसरा लेक्चर है उसमें इसके बारे में बताया गया है, तो मैं वापस इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस इतना बता दूंगा कि इसमें वो अपने ऑर्गन्स या फिर किसी चीज़ को संसार में होते हुए भी ऐसे मानता है कि वो नहीं है। दैट इज़, इतनी सीवियरिटी होती है इस डिप्रेशन में कि वो अपने जो सामने दिख रहा है उसको भी बोलता है कि वो नहीं है। दैट इज़ कोटार्ड सिंड्रोम और निहिलिस्टिक डेल्यूजन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम मेनिया और हाइपोमेनिया। देखिए, हाइपोमेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसको ऐसा मानते हैं कि वो एक बेटर कंडीशन है। ठीक है, कुछ क्षण के लिए तो ठीक है, उसमें कई ऐसा लिखा गया कई बुक्स में कि क्रिएटिविटी होता है वो इसमें काफ़ी अच्छी होती है। ओके फ्रेंड्स, उससे सीवियर आता है मेनिया, जिसमें भी क्या होता है, मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक सिम्टम्स में वो ही डेल्यूजन आएगा, लेकिन इसका डेल्यूजन जो होगा वो होगा डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, वो अपने आप को महान समझने लगता है। फ्रेंड्स, ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन में पॉवर्टी और गिल्ट का और निहिलिस्टिक डेल्यूजन, ये 3 डेल्यूजन आते हैं, जबकि आप इसमें देखेंगे मेनिया में तो वो रहेगा डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आगे देखते हैं हम इसके अलावा क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एलिवेटेड मूड, ईएमआई इसमें बढ़ जाएगी, मूड बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा मतलब कि बार बार कभी किसी चीज़ में और ज़्यादा ही दिखाने लग जाता है वो हर चीज़ के बारे में, ग्रैंडियोज आइडियाज़ जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये आप समझिएगा। इरिटेबल मूड भी इससे ले सकते हैं आप, इससे आइडियाज़ हैं वो ग्रैंडियोज हो जाते हैं, मीन्स महान समझने लगता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि उसमें जो स्लीप और एपेटाइट, भूख है, वो दोनों कम हो जाती है। ठीक है, स्लीप और एपेटाइट दोनों कम हो जाती है। आगे चलते हैं। एक टाइप आता है, इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मीन्स यदि डिप्रेशन के ही 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड आ रहे हैं, केवल डिप्रेशन, ओनली डिप्रेशन के ही 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड आ रहे हैं, तो हम उसको यूनिपोलर डिप्रेशन बोलेंगे। यूनिपोलर डिप्रेशन का ही टाइप है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। आप देखिए कि जो सीधी लाइन है दैट इज़ नॉर्मल मूड स्टेट, इससे जो ऊपर बढ़ रहा है वो है मेनिया, और जो इसके नीचे है वो है डिप्रेशन। ठीक है, तो ऐसा जिसमें दोनों चलते रहते हैं। ठीक है, मतलब मूड के 2 पोल हो जाते हैं, कभी नॉर्मल, कभी हाई और कभी लो, तो ऐसा होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैं फालतू का ना बताकर केवल इतना बताता हूँ कि आप सेकंड टाइप को ध्यान दीजिएगा। सेकंड टाइप में क्या होता है कि डिप्रेशन ज़्यादा होता है और हाइपोमेनिया होता है, इसमें मैनिक कंडीशन नहीं होती है। मीन्स इस प्रकार से होता है, डिप्रेशन ज़्यादा और हाइपोमेनिया, दैट इज़ बाइपोलर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, टाइप 1 में अलग अलग टाइप है, मेनिया होगा साथ में, डिप्रेशन भी होगा, लेकिन हाइपोमेनिया और प्लस डिप्रेशन ये दोनों आ रहे हैं तो ये होगा बाइपोलर सेकंड। आगे देखते हैं, जो मैंने बताया
रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर, इसमें ये दूसरा टाइप है। रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, एपिसोड एक साल में 4 से ज़्यादा बार आते हैं उसको, मीन्स वो 4 बार ऐसी स्थिति में चला जाता है कि बहुत डिप्रेशन में है। हम्म, तो ये होता है रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नर्सिंग एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो आगे हम चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर, इसका ट्रीटमेंट पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है, डाईवाल्पोरेट। डाईवाल्पोरेट ड्रग ऑफ चॉइस है रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर के लिए। इसके अलावा मैंने एक बताया था आपको शुरू में कि एटिपिकल डिप्रेशन आएगा। तो एटिपिकल डिप्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू द सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल डिप्रेशन, दैट्स वाई वी कॉल इट एटिपिकल डिप्रेशन। सो व्हाट हैपन्स हियर, हियर यू सी दैट हाइपरसोमनिया मीन्स उसकी नींद बढ़ जाएगी। हाइपरफेजिया दैट इज कार्बोहाइड्रेट क्राविंग, वेट गेन हो जाता है उसमें, भूख ज़्यादा लगती है। हाइपरफेजिया मीन्स ज़्यादा खाता है वो। एंड अगेन व्हाट इज़ द लेडन पैरालिसिस, लेडन पैरालिसिस मीन्स फीलिंग ऑफ लिम्स बीइंग वेट डाउन, उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो लिम्स है वो क्या हो गई है, वजन भारी हो गई है, पैर भारी हो गए हैं, दैट इज लेडन पैरालिसिस। ओके, आगे हम देखते हैं, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी एक बार देख लेते हैं। एनाक्लिटिक डिप्रेशन, ये दिया था रेने स्पिट्ज ने। और ये क्या होता है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जब केयर गिवर क्या है वो एक्सेसिबल नहीं हो, मतलब उसको केयर देने वाला नहीं है, तब आपको बच्चों में देखने को मिलता है एनाक्लिटिक डिप्रेशन। फ्रेंड्स इतना इम्पोर्टेंट ध्यान ये रखना है किसने दिया था और किस में देखने को मिलता है। जब बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका केयर गिवर नहीं है, तो आप कौन सा डिप्रेशन उसमें देखने को मतलब मिलेगा, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा आपको और आप उसमें से चूज करना पड़ता है। ओके, अगला हम देखते हैं, एक बचा हुआ इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया। ये कब देखने को मिलता है, एल्डरली पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जो बूढ़े होते हैं ना उनमें, ओल्ड एज वाले में। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया एल्डरली पेशेंट में दिखेगा। और जो एनाग्लिक्टिक डिप्रेशन है वो बच्चों में देखने को मिलेगा जो हॉस्पिटलाइज्ड है। अब हम बात करते हैं कि इसके डायग्नोसिस के लिए कितना ड्यूरेशन ज़रूरी है कम से कम। हाइपोमेनिया 4 दिन रहता है, मीन्स यदि कोई पेशेंट 4 दिन तक उसका मूड थोड़ा एलिवेटेड है, दैट इज़ हाइपोमेनिया, कंटिन्यू 4 दिन, समझ रहे हैं। क्षणिक होता है तो डिफरेंट है। मेनिया यदि कंटिन्यू 7 दिन तक उसका मूड हाईली एलिवेटेड है, ईएमआई बढ़ गई है उसकी, तो वो मेनिया में आ जाएगा। समझिए फ्रेंड्स, मैंने सीरियस सीक्वेंस वाइज जो नोट्स लिखे थे उसमें से दिखा रहा हूँ मैं आपको। हाइपोमेनिया 4 दिन के लिए, मेनिया है वो 7 दिन के लिए। डिप्रेशन में आप 14 दिन का कम से कम 2 वीक तक पेशेंट डिप्रेस्ड रहना चाहिए, तब उसको डिप्रेशन में मानते हैं। और डिस्थाइमिया और साइक्लोथीमिया उसमें कितना 2 साल तक होता है, तो हम ये मानते हैं। डिस्थाइमिया में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, साइक्लोथीमिया में दोनों चलते रहते हैं, लेकिन डिप्रेशन ही इसमें ज़्यादा होता है। ये डिप्रेस्ड मूड पे ये डिप्रेशन, आप ये समझ लीजिए डी से डिप्रेशन और डी से डिस्थाइमिया, मीन्स इसमें डिप्रेशन ही प्रोमिनेंट है। साइक्लोथीमिया में थोड़ा हाइपोमेनिया होता है, जो मैंने बाइपोलर सेकंड बताया उस टाइप का है। ओके, अब देखिए एक आता है जब पोस्टपार्टम बेबी को मतलब बर्थ देने के बाद में, आफ्टर डिलीवरी बोल सकते हैं आप, कौन से डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेबी ब्लूज़ और ब्लूज़, पोस्टपार्टम ब्लूज़। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको लगभग 50% डिलीवरीज में देखने को मिलता है। पूछ सकता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज, आपको दे दिया साइकोसिस, डिप्रेशन, ब्लूज़, तो आपको आंसर चूज करना है बेबी ब्लूज़। ओके, और ये कितने कब अपीयर होगा ये भी पूछा सकता है, दैट इज़ 1 वीक, विद इन 1 वीक में ही अपीयर हो जाता है। ओके, दूसरा आता है साइकोसिस जो 2 वीक में होता है, और डिप्रेशन होता है वो 4 वीक में होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे कम जो टाइप है वो है साइकोसिस, ये सबसे लीस्ट कॉमन मानेंगे, और मोस्ट कॉमन मानेंगे हम बेबी ब्लूज़ को। फ्रेंड्स हर एक लाइन पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनता है, जो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैंने कोशिश कर रहा हूँ मैं वही कवर करूँ। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, जो हमारी पढ़ाई हुई चीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक,
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रॉफिट दे सकें हमारी जो एफ़र्ट्स का, और इससे हमें खुशी होगी कि किसी के काम आ रहे हैं हम लोग। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिलेटेड टू डिप्रेशन, डिप्रेशन से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ बता दूं आपको, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, और जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो आपने देखा है कि एंडोक्राइन सिस्टम जब आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कराएंगे तो उसमें देखिएगा आप, कोर्टिसोल बढ़ता है तो उसको ट्रंकल ओबेसिटी, थिन एक्सट्रीमिटी, मतलब उसको वेट गेन हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसका चेहरा मून सेप्ड हो जाता है, ये सब देखने को मिलता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन। और इसके अलावा हम एक देखेंगे कोर्टिसोल सप्रेशन टेस्ट, वो भी इसी में आता है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, एक होता है डिलेट फेज ऑफ स्लीप वेक वेक साइकिल, मीन्स कितना सोना है कितना उठना है वो सब कम हो जाता है, थोड़ा सोता है थोड़ा उठता है, थोड़ा सोता है थोड़ा उठता है, ये सब अल्टर्ड हो जाता है। डिलेड डेली बॉडी टेम्परेचर फ्लैटनिंग, हमारा जैसे देखा होगा आपने कि मॉर्निंग राइज करता है टेम्परेचर, सॉरी मॉर्निंग में कम रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता है इवनिंग तक तो टेम्परेचर बढ़ता है। या आपने फंडा में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली इतने टॉपिक्स कवर करना है तो फंडामेंटल भी हम कवर करवाएंगे हमारी टीम के द्वारा। तो फ्रेंड्स उसमें ये तीनों चीज़ देखने की है कि इसमें फ्लैटनिंग हो जाता है, टेम्परेचर हमेशा फ्लैट रहता है। ओके, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं, ये आ गया डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका आंसर देना है। डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में कोर्टिसोल, क्या होता है कि कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है वो ओवर एक्टिव है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको चेक करने के लिए हम कोर्टिसोल इंजेक्ट करेंगे, और फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है उसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। ठीक है, और उससे पता चल जाता है कि ये एक्टिव ज़्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, इसी हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट हम इसमें करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सीरोटोनिन, देखिए इसमें ये तीन चीज़ें घट जाती है डिप्रेशन में। सीरोटोनिन कम हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन तीनों कम हो जाएंगे, जबकि मेनिया में ये दो ही कम होंगे, सीरोटोनिन का कोई रोल नहीं है। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि ये दो ही कम होंगे, सीरोटोनिन का ध्यान इसमें रोल कोई नहीं रहता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। आगे हम देखते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ डिप्रेशन, मीन्स ऐसा क्या होता है कि साइको मीन्स पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, इंट्रोजेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोजेक्शन ये है आपकी डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो गुस्सा है वो खुद पे ही वो निकाल के रह जाता है, मतलब अंदर के अंदर बाहर नहीं निकाल पाता है, दैट इज इंट्रोजेक्शन। और ये कारण भी एक डिप्रेशन का बन जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ लव्ड वन, मीन्स अपनी जो प्रिय चीज़ है उसको खो देना, वो होता है, इसका कारण होता है। एम्बीवैलेंस, एम्बी टेंडेंसी, मैंने सब बताया है आपको पहले दूसरे टॉपिक हमारे वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं उनको। इन्फेंट मदर बॉन्डिंग, ये भी असर करती है। सपोज़ यदि मदर इतनी इफ़ेक्टिव, वो बताया मैंने जैसे कौन सा हॉस्पिटलाइजेशन वाला डिप्रेशन, आप देख सकते हैं बच्चे में, वही इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा आता है कोग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन। कोग्निटिव ट्रायड ये दिया था बेक ने, और बेक ने दिया था, पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तीनों लेसनेस आती है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। ये तीनों मतलब लेसनेस वाले जो सिम्टम है वो कोग्निटिव ट्रायड में आते हैं, एरॉन बेक ने दिया था। तीनों चीज़ें पूछी जाती है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये लिखी हुई है, प्रिडिक्टर ऑफ सुसाइड इज होपलेसनेस। होपलेस होना ही सुसाइड का कारण बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। आगे हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा स्क्रीन कट गया है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है
कि जो फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी डिप्रेसेंट है वो SSRI है। पूछ सकता है आपसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहले खोजी गई थी वो कौन सी थी? SSRI। ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये हमारे फार्मेकोलॉजी वाले सर अच्छे से पढ़ाएंगे। और ठीक है, पूछ सकता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एंटी डिप्रेसेंट है वो है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, इसके अलावा आता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसका एक ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसमें ECG चेंजेस देखने को मिलता है। प्रोलॉन्ग्ड PR, QRS और QT इंटरवल सब प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडा बाइकार्ब हम इसको लिए टॉक्सिसिटी में देते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में। ओके फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं SSRI के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसमें भी जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो देखते हैं कि हाँ, जो एंटी डिप्रेसेंट है उसको आप एकदम से स्टॉप मत कीजिएगा, उसको धीरे धीरे टेपर किया जाता है। ये आप अपने प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं। ठीक है, विविड ड्रीम्स देखने को मिलता है कि मतलब वो ऐसे इतने भयानक ड्रीम्स देख लेता है रात को कि उसको दिन में उठने पर भी वही चीज़ें दिखती रहती है, भयानक डर रहता है। दैट इज़ विविड ड्रीम्स। ये दोनों होते हैं SSRI के इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे हम देखते हैं ECT देते हैं। ठीक है, ECT के अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसमें यूज़ की जाती है। बाइपोलर सेकंड मैंने बताया आपको, वापस दिखा देता हूँ। बाइपोलर सेकंड है वो हाइपोमेनिया प्लस डिप्रेशन रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं कि मेनिया, DOC फॉर एक्यूट मेनिया और DOC फॉर सीवियर मेनिया दोनों में ही आता है आपका एंटीसाइकोटिक। ध्यान रखिएगा, एक्यूट मेनिया हो या फिर सीवियर मेनिया हो, दोनों के लिए आपको एंटीसाइकोटिक देनी पड़ती है। वाल्पोरेट जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि वाल्पोरेट है वो टेराटाजोनिक होती है। एंटीसाइकोटिक देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या देते हैं आप? रिसरपेरिडोन और क्लोजापिन। रिसरपेरिडोन प्लस क्लोजापिन दी जाती है। एंटीसाइकोटिक उसमें देने से पहले हम ये प्रेफर करते हैं कि रिसरपेरिडोन और क्लोजापिन दें, क्योंकि जो एंटीसाइकोटिक है वो कौन सी होती है? वाल्पोरेट होती है, जो क्या करती है? टेराटाजोनिक होती है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर देती है। जो वाल्पोरेट होती है, वाल्पोरेट क्या करती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है। फ्रेंड्स, कुछ कहा था कि लिख के पढ़ाइए सर, तो भैया मैं लिख के पढ़ाऊँगा तो आपका टाइम ख़राब होगा। बात मुझे वही बतानी है, आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे एक एक शब्द लिखने में आपको पता है कितना टाइम लगता है, इसीलिए मैंने प्रिंटेड उठा के मैं पढ़ाता हूँ सीधा। ठीक है, तो वाल्पोरेट से आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आता है पेशेंट। और लिथियम क्या करती है, ये भी पूछा जाता है कि लिथियम एब्स्टीन एनोमली कर सकती है। एब्स्टीन एनोमली करती है, वो है लिथियम। ये साइड इफ़ेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें से आपको पता होना चाहिए। ये हर चीज़ मैंने बताई है जिस हिसाब से मेरे पास होता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा ये मेहनत पसंद आया होगा। आप इसको ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम हमारे साथ और फैकल्टी जुड़ सकें और वो आपको और अधिक अपना नॉलेज दे सकें। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। धन्यवाद।